हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 10, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और एज यूजुअल इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बायो राइट स्कीम विद द आउटले ऑफ रुपीज 9,197 करोड़। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायो राइट? बायो राइट स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, जिसके लिए टोटल 9,197 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है? इट इज बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इट इज योर बायो राइट, ये फुल फॉर्म है इसका। अब ये जो स्कीम है आपकी बायो राइट, इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 9,197 करोड़ का अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट इसके लिए इतना अप्रूव किया है। इस स्कीम का मेन एम क्या है कि हमें सपोर्ट करना है एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। टोटल ये जो इम्प्लीमेंटेशन है आपका, इसका टेन्योर क्या है? ये आपकी इम्प्लीमेंट की गई थी 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड में 2021-22 से 2025-26 तक। ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट इस स्कीम में आपके हैं, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नेक्स्ट आता है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। क्लियर है? इससे इस स्कीम को डिजाइन किया गया है टू एडवांस और टू फॉस्टर इनोवेशन, प्रमोट करने के लिए बायो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया की पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन अ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, लास्ट है इसका एक और एम है कि हमें एक्सेलरेट करना है रिसर्च को, हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट को एनहांस करना है एंड टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट इज इन सितंबर यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान विद अ टोटल आउटले ऑफ रुपीज डैश फॉर इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटीज। तो कितना यहाँ पे आउटले जो है दिया गया है आपकी प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए? इट इज 79,156 करोड़। कितना अमाउंट दिया गया है? 79,156 करोड़ का। ये क्लियर है? जिसमें से आपका सेंट्रल शेयर कितना है? 56,333 करोड़ का और स्टेट शेयर आपका है 22,823 करोड़ का। इसमें 63,000 विलेजेस को कवर किया गया है। साथ में ही यहाँ पे मोर देन 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स जो हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट किया जाएगा इस स्कीम से। फाइन, ये आपका कवर करेगा, जो स्कीम है ये कवर करेगा 549 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2,740 ब्लॉक्स को अक्रॉस all the tribal majority villages in your 30 states and union territories. Okay? अब यहाँ पे जो स्कीम है इसका 5 साल का गोल क्या है? पहला गोल है पक्का हाउसेस फॉर एलिजिबल हाउस होल्ड्स विद द अदर एनलाइटमेंट्स एंड इम्प्रूविंग विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है प्रमोशन, किस चीज का? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बाय स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन एंड एनहांस लाइवलीहुड। देन नेक्स्ट आता है गोल आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन और हेल्दी लाइफ्स एंड डिग्निफाइड एजिंग। तो ये 4 गोल्स आपके हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस स्कीम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल रेड पांडा डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को, जिस दिन आपका 21 सितंबर डेट था, उस दिन हमने इसे ऑब्जर्व किया था। अब रेड पांडा की बात करें तो रेड पांडा को ओरिजिनल पांडा या फर्स्ट पांडा के नाम से भी जाना जाता है और ये नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार और चाइना के साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का एक स्टेट है जिसका स्टेट एनिमल आपका रेड पांडा है, वो कौन सा स्टेट है? इट इज योर सिक्किम। ठीक है, कौन सा स्टेट है? सिक्किम स्टेट का स्टेट एनिमल आपका रेड पांडा है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, जो IUCN की रेड लिस्ट है, जो थ्रेटेंड स्पीशीज की रेड लिस्ट है, आपकी रेड लिस्ट है, इसमें रेड पांडा को एंडेंजर्ड कैटेगरी में मेंशन किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग प्रोस्पेक्टस, इंडिया इज ऑन अ ट्रैक टू बिकम डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2031। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2031 तक इंडिया जो है कौन से नंबर पे हो जाएगा या कौन सी कितनी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? तो इट इज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, एज पर दिस रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2031 तक इंडिया जो है ये अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, एंड द रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स 6.7% एनुअल ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द करंट फिस्कल ईयर। ऑल्सो द रिपोर्ट एंटिसिपेटेड
an 8.2% growth rate and also expects to grow at 6.8% for the next financial year 2025. Okay, this report highlighted that जो जीएसटी कलेक्शन है इंडिया का, ये आपका ऑल टाइम मंथली हाई रहा था इन मंथ ऑफ अप्रैल विच इज 2.1 ट्रिलियन, और ये आपका काफी अच्छा ही रहा था मई और जून में भी. ओके, एस&पी ग्लोबल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं डगलस एल पीटरसन. हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यूयॉर्क में और इसे 1917 में जो है स्टैब्लिश किया गया था. Now next question है, which of the following statement is incorrect with respect to the working paper relative economic performance of Indian states 1960-61 to 2023-2024 released by the Economic Advisory Council to the Prime Minister. तो पहला आपका पॉइंट है जो वर्किंग पेपर है ये फोकस करता है रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स मेजर्ड यूजिंग द टू इंडिकेटर. कौन से इंडिकेटर है? शेयर ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड रिलेटिव पर कैपिटा इनकम. दूसरा आपका है रिलेटिव पर कैपिटा इनकम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस रिपोर्ट एनालाइजेस द चेंजेस इन अ शेयर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडियाज जीडीपी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 91 टू financial year 2024 as per the report. Next is Karnataka, Gujarat, Delhi, Andhra Pradesh, Telangana and Haryana have made the largest gain in increasing their shares in our national GDP. Next point है, in contrast, West Bengal, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Punjab and Assam shares in India's overall GDP have gone down. Last statement क्या है? All are correct. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी इसमें से गलत स्टेटमेंट आपकी है ही नहीं. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई. अब ये जो आपकी रिपोर्ट है किसने रिलीज की थी? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर EAC PM ने, जिसके चेयरमैन है विवेक देब रॉय और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में. इसके अलावा अगर हम पहले इंडिकेटर की बात करें इस रिपोर्ट के, तो पहला इंडिकेटर क्या है? शेयर इन इंडियाज जीडीपी, जहां पे इंडिया की जो जीडीपी है उसमें आपके जो स्टेट्स हैं उनका कितना शेयर है. जैसे कर्नाटका का शेयर है 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024, जो 5.3% हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 1991 में. देन तमिलनाडु की बात करें, इट वाज अर्लियर 7.1%, देन नाउ इट इज 8.9%. गुजरात का 6.4% था, अब 8.1% है. महाराष्ट्र का 14.6% था, अभी ये 13.3% है जो डिक्लाइन हुआ है. देन उत्तर प्रदेश का 12.6% था पहले, अभी ये 8.4% हुआ है. यहाँ पे भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है. फाइन. अब यहाँ पे जोन वाइज बात करें तो साउथ जोन में, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला ऐसे स्टेट्स आते हैं, तो इनका जो ओवरऑल आपका साउथ जोन का जो आपका जीडीपी शेयर है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में, ये आपका इंक्रीज हुआ है, ये बढ़ा है. पहले 25.2% था. अगर हम फाइनेंशियल ईयर 61 से कंपेयर करें, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 61 से 25.2% ये हुआ करता था पहले, अब कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में? 30.6% हो गया है. देन ईस्ट जोन की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है. 21.2% से ये हमारा कम हो गया है 12.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2024. ठीक है. सेंट्रल जोन की बात करें, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश जैसे आपके स्टेट आ जाते हैं, इसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है. 20.7% से ये डिक्लाइन होकर 15.6% हो गया है. देन नॉर्थ जोन की अगर बात की जाए तो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स इसमें आ जाते हैं, और यूनियन टेरिटरी, जिसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है. अर्लियर इट वाज 6.5%, नाउ इट इज 9.6%. और वेस्ट जोन की बात की जाए, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट इसमें आ जाते हैं, जिसमें आपका अगेन इंक्रीज हमें देखने को मिला है 18.3% से. ये बढ़कर कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में? 21.4% ये हो गया है. ओके. नाउ सेकेंड इंडिकेटर हमारा क्या था? पर कैपिटा इनकम डेटा. इसमें दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका और हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं हमारे, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है हमारी, इसमें हाईएस्ट रिलेटिव पर कैपिटा इनकम हमने फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखा है. और अगर हम पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें, जो हमारी कैपिटल है, इसमें इनकम जो है आपका कितना हुआ है? पर कैपिटा इनकम 250.8% ये रहा है. ठीक है. गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट हो गए, गुजरात का कितना है? 160.7% नेशनल एवरेज. महाराष्ट्र का है 150.7% नेशनल एवरेज, और इन्होंने ये मेंटेन किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है उड़ीसा. पर कैपिटा इनकम जो है उड़ीसा की, वो आपकी इंप्रूव हुई है. ये आपकी 55.8% थी 2001 में, फाइनेंशियल ईयर 2001 में. अभी ये 88.5% हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 में.
ठीक है। वहीं पे पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब में ये चीज़ हमें कम देखने को मिली है, 0.6% ये आपका हुआ है, वेरस हरियाणा में ये बढ़ा है 176.8%। नाउ स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम का जो पर कैपिटा इनकम है ये आपका 93% से अभी कितना हुआ है, ये 319% हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमें स्मॉलर स्टेट्स में जो है देखने को मिला है। वेरस गोवा जो है इसका भी आपका जो पर कैपिटा इनकम है ये बड़ा है, ठीक है। पहले कितना था, 144% था, नाउ इट इज नाउ ये आपका जो है 290% हो गया है। क्लियर है। Next question है, recently in September the RBI has reappointed V Vaidyanathan as managing director and exclusive and chief executive officer of which bank? तो RBI ने reappoint किया था V वैद्यनाथन को MD and CEO आपका IDFC फर्स्ट बैंक का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। और इन्हें जो है 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है और इनका टेन्योर आपका जो है 19 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो हेडक्वार्टर आपका IDFC फर्स्ट बैंक का है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट एंड 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं वी वैद्यनाथन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ न्यू मिनिमम सब्सक्रिप्शन पीरियड फॉर पब्लिक इशू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज ऑन और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर सेबी अमेंडमेंट इन सितंबर 2024। तो रिसेंटली सेबी ने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर पब्लिक इशू ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी, इसके लिए। और यहाँ पे इन्होंने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो 3 वर्किंग डेज से 2 वर्किंग डेज कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं आपका, एक तो हमने डिस्कस कर लिया, जो आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड है ये आपका 3 से 2 वर्किंग डे कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पे रिड्यूस करा है टाइम फॉर सीकिंग पब्लिक कमेंट्स ऑन अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ये आपका 7 वर्किंग डेज पहले था, ये 1 दिन कर दिया गया है उन इश्यूअर्स के लिए जिनका स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड हैं ऑन एक्सचेंजेस, उनके लिए 1 दिन है। वेरस जो अदर इश्यूअर्स हैं उनको ये 5 दिन कर दिया गया है, 7 से 5 दिन अदर इश्यूअर्स के लिए, और 1 डे कर दिया गया है जिनका ऑलरेडी लिस्टेड है आपके सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस में। ओके। नेक्स्ट है मैक्सिमम पीरियड जो है वो आपका सेम है 10 वर्किंग डे का। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे बेसिकली जो रेगुलेशन है वो अमेंड की गई है कि जो आपका फिक्स डेट है, जो आपका रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पे फिक्स करने की बात कही गई है। द रेगुलेशंस हैव बीन अमेंडेड टू रिक्वायर इशूअर्स टू फिक्स अ रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, किस चीज के लिए फिक्स की गई है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ रिडम्पशन और रीपेमेंट अमाउंट और अदर पर्पज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोला है, अब जो पैन कार्ड है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको बेसिकली पैन कार्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट्स में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर वाज रिसेंटली इन सितंबर ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड एट द यूके पार्लियामेंट। तो इन डायरेक्टर का नाम है विनोद बच्चन, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेरेमनी हुई थी ये आपके यूके के जो पार्लियामेंट है वहाँ पे ये सेरेमनी हेड हुई थी इन प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड बेलमी केसी एंड लॉर्ड रामी रेंजर सीबीई, जो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके यूके पार्लियामेंट के। ओके। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ अ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। एडीए के आपके नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है जितेंद्र जे जाधव। क्या नाम है इनका, जितेंद्र जे जाधव। और इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश एस धोत्रे को। ठीक है, किसे रिप्लेस किया है, गिरीश एस धोत्रे। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं जितेंद्र जे जाधव की, जिन्होंने सर्व किया है एज अ डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का 2016 से 2022 के बीच में, जो लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, that is PM ASHA scheme. The government has allocated rupees dash for the PM ASHA scheme during the 15th finance commission cycle up to 2025-2026. तो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किए हैं 35,000 करोड़ रुपीस फॉर दिस स्कीम। ठीक है। एंड अब जो PM आशा स्कीम है इसमें आपके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस डेफिशिएट पेमेंट स्कीम एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जैसे। ठीक है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, इंश्योर करना रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स के लिए, जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे ऑयल सीड प्रोड्यूस करेंगे, पल्सेस या कोपरा प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए एक रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है वो फार्मर को मिले, ये चीज़ इंश्योर करना इस स्कीम का काम है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसे प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये बेसिकली हेल्प करेगा फार्मर्स को, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करेगी हमारी फार्मर्स को, उनके जो भी प्रोड्यूस उन्होंने किया होगा, जैसे ऑयल सीड उन्होंने लगाया होगा, पल्सेस जो हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोक्योरमेंट ऑफ अ नोटिफाइड पल्सेस, ऑयल सीड एंड कोपरा एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अंडर दी प्राइस सपोर्ट स्कीम एट सेट एट 25%। ये आपका सेट किया गया है 25% पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सीलिंग्स विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ तूर, उड़द, मसूर फॉर द 2024-2025 सीजन। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, यहाँ पे प्राइस को स्टेबल करने की बात हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक तरह से अपना स्टॉक कर लेगी। ठीक है, जैसे कुछ भी किसी चीज़ का आपका, जैसे टमाटो है, टमाटो की खेती करी फार्मर्स ने और गवर्नमेंट क्या है उनसे बाय करके रख लेगी। अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट क्या है वो स्टॉक को रिलीज करेगी और प्राइसेस को मेंटेन कर लेगी। ठीक है, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में क्या बोला है, गवर्नमेंट विल प्रोक्योर पल्सेस एट अ मार्केट प्राइस व्हेन अबव एमएसपी इंक्लूडिंग फ्रॉम द प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स ऑन ई समृद्धि एंड ई संयुक्ति पोर्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। यहाँ पे क्या बोला है, कवरेज यहाँ पे की गई है ऑयल सीड, ये कवरेज आपकी बढ़ाई गई है 40% विद इन अ 4 month इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। नेक्स्ट आता है आपका MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। यहाँ पे क्या बोला है, इसमें भी इन्होंने कवरेज इंक्रीज करी है, ये पहले 20% आपकी थी, अब इसे इंक्रीज करके 25% कर दिया गया है और जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो फार्मर के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे इज 2024 is observed on dash to raise public awareness about the coastal cleanliness। तो आपका जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है 2024 का, ये कब मनाया गया था, ये आपका मनाया गया था 21 सितंबर को और इसे हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर को। ये क्लियर हुआ। इसका थीम क्या था, सी द चेंज। इसका आंसर आपका थीम क्या था, हैशटैग सी द चेंज। और इस ओकेजन पे जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, और साउथ एशिया कॉर्पोरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल के वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो है आपके इवेंट्स या आपके जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब इंडिया में कौन कौन से इवेंट आपके जो है इंडिया में हो रहे थे, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वच्छ भारत अभियान जो है ये ऑर्गेनाइज किया हुआ था आपका इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के दिन। देन नेक्स्ट है इस दिन इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेशन जो है इन्होंने बीच क्लीनअप इनिशिएटिव यहाँ पे 750 पार्टिसिपेंट्स के साथ जो है ऑर्गेनाइज किया था इन दी कराईकल एंड वेलनकनी बीचेस में इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इन्होंने कंडक्ट किया था स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मेगा सिटीजन लीड बीच क्लीनअप ड्राइव कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया के ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ठीक है, और इसे ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के इंस्टीट्यूट जो हैं इनके साथ मिलके, जैसे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर ओशियन एंड पोलर रिसर्च। नेक्स्ट आता है सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ सिस्टम साइंस। ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद सऊदी डेटा एंड Artificial Intelligence Authority announced the classification of an International Center for Artificial Intelligence Research and Ethics as a Category 2 center during the 3rd Global AI Summit जो आपके रियाद सऊदी अरेबिया में हुई थी during the 10 to 12 of September। ठीक है, 10 से 12 सितंबर को ये आपकी AI समिट हुई थी, जहाँ पे जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई किया गया था कैटेगरी 2 में। ठीक है, एज अ कैटेगरी 2 सेंटर ड्यूरिंग दी 3rd ग्लोबल AI समिट जो आपके रियाद सऊदी अरेबिया में हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट इज
नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज साइंड एन MOU विद इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन टू प्रमोट हिंदी एंड इंडिया रिलेटेड स्टडीज। तो आपकी कुवैत की यूनिवर्सिटी है विच इज गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने MOU साइन किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ प्रमोट करने के लिए हिंदी और इंडिया से रिलेटेड स्टडीज। ठीक है, अब इस MOU के तहत जो हमारे इंडिया के जो बेस्ट अकेडमिशियन होंगे उन्हें भेजा जाएगा 3 साल के लिए इस यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, जो MOU साइन हुआ है इसे इंडिया के एम्बेसडर, जो आपके एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कुवैत हैं, डॉक्टर आदर्श स्वाइका, इन्होंने साइन की है अलॉन्ग विद गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज प्रेसिडेंट प्रोफेसर बसम एलामीडिन। ओके, इसी के साथ नोट करना है इन मंथ ऑफ अप्रैल कुवैत में जो है, कुवैत का जो नेशनल रेडियो है वहाँ पे हिंदी का एक प्रोग्राम आपका जो है वो भी वीकली बेसिस पे यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि जो EPFO के आपके जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जो सब्सक्राइबर हैं वो अब विड्रॉ कर सकते हैं कितना अमाउंट फ्रॉम देयर प्रोविडेंट फंड अकाउंट फॉर पर्सनल फाइनेंशियल नीड। तो पहले 50,000 की आपकी लिमिट थी कि आप 50,000 यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, बट इन्होंने लिमिट बढ़ा के अब जो है 1 लाख कर दी है। तो पहले की लिमिट जो है वो भी याद रखनी है और अभी वाली लिमिट वो भी याद रखनी है। ये क्लियर हुआ। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है, जो नए लोग होंगे आपके EPFO में, ये जो है इनके मतलब जो जॉब को अगर 6 मंथ हुआ है स्टिल दे कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम देयर EPFO। ये क्लियर हुआ। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो लिमिट बढ़ा दी है, लिमिट आपकी जो है कितनी 50,000 से आपकी 1 लाख कर दी है, और जो नए जुड़ेंगे EPFO से लोग जो इसके सब्सक्राइबर होंगे उनको यहाँ पे क्या बोला है कि विद इन अ फर्स्ट 6 month of their job they can withdraw the amount. Okay. Next is, which among the following organization has developed the integrated ocean energy atlas of a Indian exclusive economic zone? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डेवलप किया है इस एटलस को? इट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, INCOIS द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब जो ये एटलस है ये लॉन्च किसने की थी? सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिनका नाम है डॉक्टर M रविचंद्रन, इनके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। और अब यहाँ पे अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं आपके डॉक्टर तुमाला श्रीनिवास कुमार, हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद तेलंगाना में, और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इस एटलस की बात करें तो इस एटलस में बेसिकली शोकेस किया गया है वास्ट पोटेंशियल ओशियन एनर्जी रिसोर्सेज को, एनकम्पसिंग मरीन मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी फॉर्म्स को। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है एरियाज विद अ हाई पोटेंशियल फॉर एनर्जी जनरेशन एंड it will serve as a reference for policymaker, industry and researchers for harnessing the rich energy resources जो available है इंडिया के आपके इन zones में। ओके, और जो INCOIS है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रिपेयर करेगी एनुअल, मंथली और डेली एनर्जी एस्टिमेट्स ऑफ ओशियन एनर्जी कंपोनेंट्स following standard method that can be visualized through the WebGIS interface at a 5 kilometer grid resolution। ये क्लियर हुआ। ये सब चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू ओडिशा PM मोदी हैज लॉन्च Subhadra scheme, a single women-centric scheme. Under the scheme, beneficiaries between the age 21 to 60 years would receive rupees dash over a period of 5 years between 2024, 2025 to 2028, 2029। तो यहाँ पे 5 साल की एक स्कीम लॉन्च की गई है, सुभद्रा स्कीम, जिसके तहत जो विमेन्स हैं जिनकी एज 21 से 60 इयर्स की है, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 5 साल के दौरान 50,000 का। ठीक है, एनुअली यहाँ पे 10,000 का जो है अमाउंट इनको क्रेडिट किया जाएगा, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, दैट इज 5-5 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में इनको ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें बाकी डिटेल की, जैसे 17 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था। टारगेट बेनिफिशरीज आपके रहेंगे 1 करोड़ विमेंस जिनकी एज 21 से 60 इयर्स की रहेगी। टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे 50,000 का दिया जाएगा 5 साल के दौरान, और यहाँ पे क्या बोला गया है, 10,000 की जो है इंस्टॉलमेंट एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा, जिसमें 5-5 हज़ार की इंस्टॉलमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये क्लियर हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे PM मोदी की जो आपकी ऑफिशियल विजिट थी उड़ीसा में।
उसके दौरान इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था रेलवे प्रोजेक्ट्स का, जिसका कॉस्ट आपका 2800 करोड़ का है। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जो है रिलीज की थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, 10 लाख बेनिफिशरीज को ये इंस्टॉलमेंट जो है दी गई है। इसके अलावा आवास प्लस 2024 ऐप इन्होंने लॉन्च की थी फॉर द सर्वे ऑफ एडिशनल हाउस होल्ड्स फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड फॉर ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। नेक्स्ट आपका है इनकी झारखंड में भी विजिट थी, जहां पे इन्होंने 6 स्टेट ऑफ आर्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो यहाँ पे फ्लैग ऑफ की थी। पहला आपका है टाटानगर से पटना, देन भागलपुर से दुमका हावड़ा, एंड आपका नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुर से टाटानगर, गया से होवरा, दियोगढ़ से वाराणसी और राउरकेला से हावड़ा। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि झारखंड में भी इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे थे रेलवे प्रोजेक्ट्स के, जिसका कॉस्ट आपका था 660 करोड़ का इन टाटानगर झारखंड। ये आपके फाउंडेशन स्टोन वर्चुअल योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये आपका इन्होंने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखे थे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था मधुपुर बाईपास लाइन का इन दियोगढ़ झारखंड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू गुजरात। तो पहला पॉइंट है पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है फेज सेकंड अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बिल्ड एट अ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹5,384 करोड़। नेक्स्ट इज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 4th Global Renewable Energy Investors Meet and Expo, which is Reinvest at Mahatma Mandir, Gandhinagar, Gujarat. Third point says in Ahmedabad, he virtually flagged off the India's first Namo Bharat Rapid Rail between Ahmedabad and Bhuj from Bhuj Railway Station, both A and B और all A, B and C। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? आंसर इज ऑप्शन नंबर E, all A, B and C are करेक्ट। ठीक है, अब डिटेल में देखेंगे। पहला आपका पॉइंट क्या है? फेज सेकंड अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का ये यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। टोटल कॉस्ट हमने बताई 5,384 करोड़ की। अब जो ये प्रोजेक्ट है ये मेजर लोकेशंस को लिंक करेगा, जिसमें से कुछ लोकेशन आपकी हैं JNLU गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी विच इज गिफ्ट सिटी, एंड इसी के साथ यहाँ पे मेजर लोकेशन जो है उनको ये कनेक्ट करेगा। साथ में ही जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका 21 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इन मोतेरा जो है एंड गुजरात सेक्टर 1 के बीच में 8 स्टेशंस को कनेक्ट करता हुआ चलेगा। फाइन। नेक्स्ट आते हैं री इन्वेस्ट की बात करते हैं, जो इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर कंट्रीज कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे, एंड होस्ट स्टेट कौन सा था? गुजरात में ये आपका हुआ था इवेंट, तो होस्ट स्टेट आपका गुजरात हो गया। और पार्टनर स्टेट्स हमारे इसमें थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट था आपका फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल का, जिसको रीनेम किया गया था। इसका पुराना नाम था भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो, जिसको बाद में उसके लॉन्च से पहले ही नमो भारत रैपिड रेल का नाम दिया गया है। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा कि ये इंटरकनेक्टिविटी को एनहांस करे, बढ़ाए, और इस रेल का जो आपका डिस्टेंस रहेगा जो कवर करेगा भुज से अहमदाबाद के बीच में, ये कितना रहेगा? 359 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस रहेगा भुज से अहमदाबाद के बीच में। एंड ये आपका 5 hours 45 minutes में जो है आपका ये डिस्टेंस तय करेगा। क्लियर है? टोटल 12 कोचेस यहाँ पे रहेंगे और ये कितनी कैपेसिटी ले जा सकता है? इट इज 1150 पैसेंजर्स की कैपेसिटी इसकी रहेगी। फाइन। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा 8000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 8000 करोड़ के, उनको इनॉग्रेट किया गया था गुजरात में। इनमें आपका पहला प्रोजेक्ट आ जाता है 30 मेगावाट सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज 35 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट, जो आपका कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन में इनॉग्रेट किया गया था। देन 220 किलोवाट सब स्टेशन मरोबी राजकोट में इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा लॉन्च किया गया था सिंगल विंडो IT सिस्टम ऑफ द IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का, जो आपका सिंगल विंडो IT सिस्टम था, इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। डिजाइन विच इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड सैंक्शन यहाँ पे किए थे पीएम मोदी जी ने 30,000 हाउसेस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और रिलीज किया था पहली इंस्टॉलमेंट फॉर दीज होम्स एज वेल एज लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। ओके।
Now next question है, in September 2024 Aditya Birla Capital Limited has received approval from RBI for the merger with Dash subsidiary company to create a large unified NBFC. तो इनमें से कौन सी आपकी जो है सब्सिडी कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल की, जिसके साथ यहाँ पे मर्जर अप्रूव किया है आरबीआई ने? इट इज़ योर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड. कौन सी कंपनी है? इट इज़ आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, जिसके साथ मर्जर होगा आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का. क्लियर है? Next is name the player who won the Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2024 held at Marina Bay Street Circuit in Singapore. तो इसे जीता है लैंड्रो नॉरिस ने. ये फर्स्ट नंबर पे आपके जो है फर्स्ट रैंक हासिल की थी इन्होंने. सेकंड नंबर पे आपके थे मैक्स वेस्टरबर्न एंड थर्ड नंबर पे ऑस्कर पेस्ट्रिस. क्लियर है? यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो लैंड्रो नॉरिस की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू महाराष्ट्र? पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था नेशनल पीएम विश्वकर्मा प्रोग्राम एंड ऑल्सो रिलीज द कॉमरेटिव स्टैम्प डेडिकेटेड टू द Mark 1 ईयर ऑफ अ प्रोग्रेस अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम को 1 साल कंप्लीट हो गया है. उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक इवेंट हुआ था आपका महाराष्ट्र में, जिसमें पार्टिसिपेट किया था मोदी जी ने. क्लियर है? नेक्स्ट इज पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, दैट इज पीएम मित्र पार्क एट अमरावती, महाराष्ट्र. नेक्स्ट इज he also launched the Acharya Chanakya Kaushal Vikas scheme and next of government of Maharashtra and Punya Shloka Ahilya Devi Holkar Women Startup Scheme. तो ये दोनों स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा था पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल, बेसिकली पीएम मित्र पार्क का अमरावती में. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट. फाइन. नाउ यहाँ पे बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना की. पीएम विश्वकर्मा योजना को 1 साल कंप्लीट हुए हैं. लास्ट ईयर इन मंथ ऑफ सितंबर जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है? जो भी सिटीजन होंगे जो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, उनको यहाँ पे 18 ट्रेड्स दिए गए थे, जैसे कारपेंटर, बोट मेकर, देन ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर. तो ये सारे ट्रेड्स यहाँ पे रखे गए थे जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है. ठीक है? अब इस स्कीम के तहत 3 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन देने की यहाँ पे बात की गई थी और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या रहेगा? 5% का. और 2 ट्रेंचेस में ये लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा. पहला आपका 1 लाख का होगा, देन सेकेंड आपका 2 लाख का यहाँ पे जो कोलेटरल फ्री लोन है वो दिया जाएगा. ऐसे यहाँ पे बात कही गई थी. इसके अलावा जो ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी उसमें 15,000 तक का इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाना था यहाँ पे. फाइन. एंड साथ में ही अगर यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल बजट जो दिया गया है स्कीम के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टिल फाइनेंशियल ईयर 2028 ये 13,000 करोड़ का दिया गया था. फाइन. नेक्स्ट इज पीएम मोदी का जो विजिट था महाराष्ट्र में, उससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल में पॉइंट देख लेते हैं. जैसा आप सभी को पता है पीएम मित्र पार्क जो है, हमें यहाँ पे बताया गया था कि 7 पीएम मित्र पार्क जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें से एक आपका अमरावती में जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है. ये जो आपका पार्क है ये 1000 एकड़ का पार्क है, जो डेवलप कौन कर रहा है? महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एज अ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी. नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई थी 2 स्कीम की. एक आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास स्कीम थी, जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे वेल नोन कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के वेल नोन कॉलेजेस में. एंड इस स्कीम के तहत जो यूथ्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. यूथ्स जो आपके 15 से 45 ईयर्स तक के एज के हैं उनको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी. और यहाँ पे क्या बोला है? हर साल 1.5 लाख तक जो यूथ्स हैं उनको, महाराष्ट्र के जो यूथ्स हैं उनको फ्री स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी हर साल. ठीक है? नेक्स्ट आता है पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर वुमेन स्टार्टअप स्कीम. अब वुमेन स्टार्टअप स्कीम है तो यहाँ पे जो अर्ली स्टेज वुमेन स्टार्टअप्स होंगे, वुमेन लेड स्टार्टअप्स होंगे, उनको अर्ली स्टेज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है? इनिशियल स्टेज पे जो सपोर्ट ज़रूरत होती है जिसकी, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत. साथ में बोला गया है फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे 25 लाख तक का जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है. इवन जो विमेंस जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं, they will be provided with the 25% of a total provision under this scheme. Okay?
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 टू बूस्ट इंडियन डेयरी सेक्टर। तो इनमें से कौन से आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा SOPs जो हैं उनको लॉन्च किया गया था ऑन व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0? इट इज अमित शाह, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इनका मेन फोकस रहेगा आपका 4 की एरियाज पे, विच इज एम्पावरिंग विमेन फार्मर्स, इंक्रीजिंग द लोकल मिल्क प्रोडक्शन एंड स्ट्रेंथन करना डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रमोट करना डेयरी एक्सपोर्ट्स को। क्लियर है? इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है इसका क्या प्लान है कि अंडर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 हमें इंक्रीज करना है मिल्क प्रोडक्शन बाय डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कितना % से इंक्रीज करना है? 50% से आने वाले 5 सालों में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज कि इस इवेंट में 100 डेज इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया था अंडर दी थीम सहकार से समृद्धि। किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर्स को। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे मार्गदर्शिका एक्शन प्लान जो है वो भी लॉन्च किया गया था। अब किस चीज का एक्शन प्लान है? फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 2 लाख न्यू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हर एक पंचायत में। ठीक है, इन ईच पंचायत। ठीक है, अब मार्गदर्शिका जो है इसे डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने। किसके साथ मिलके? नबार्ड के साथ मिलके, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलके एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलके। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम रिसेंटली इन सितंबर हैज कंप्लीटेड 6 years ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। तो इनमें से कौन सी स्कीम है जिसे 6 साल कंप्लीट हुए हैं 2024 में? तो इट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई। अब जो स्कीम है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपको पता होनी चाहिए, विच इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसका पुराना नाम आपका है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, और इस स्कीम के तहत 5 लाख तक का जो है पर फैमिली यहाँ पे फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इसमें कवर किए जाते हैं। क्लियर हुआ? इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात करें इस स्कीम की, तो एज ऑफ 9 सितंबर 2024 लगभग 35.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स यहाँ पे जो है इशू किए गए थे, जिसमें से 49% जो है विमेन्स को ये कार्ड इशू किए गए हैं। क्लियर हुआ? इसके अलावा अगर बात की जाए ये जो स्कीम है वो कितने आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में ऑपरेशन है, तो आंसर होगा 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। कौन कौन से इंक्लूड नहीं है? तो एक आ जाता है आपका दिल्ली, दूसरा है वेस्ट बंगाल एंड तीसरा आ जाता है आपका उड़ीसा। तो इन 3 जगहों पे ये ऑपरेशनल नहीं है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस horticultural crops for financial year 2024, total horticulture production in India for financial year 2024 is estimated to be about dash। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना प्रोडक्शन यहाँ पे होगा आपका हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का? इट इज 353.19 मिलियन टन्स। ठीक है, कितना होगा? 353.19 मिलियन टन्स का होगा। इसके अलावा अदर एस्टिमेट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो है यहाँ पे बोला गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में एस्टिमेट है कि ये एक्सपैंड हुआ 28.98 मिलियन हेक्टेयर्स का। जो सेकेंड एस्टिमेट जो आपका दिया गया था, अभी थर्ड वाला है, इससे पहले जो एस्टिमेट दिया गया था उसमें 28.63 मिलियन हेक्टेयर्स का यहाँ पे मेंशन किया गया था। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये हमारा इंक्रीज होगा 2.29% से, जिसमें हमारी क्रॉप्स आ जाती है मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, इस टाइप की जो क्रॉप्स हैं उसका प्रोडक्शन यहाँ पे आपका बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। नेक्स्ट आ जाता है वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका रहेगा 205.80 मिलियन टन्स का। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका पोटैटो प्रोडक्शन। तो पोटैटो प्रोडक्शन आपका रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में 570.49 लाख टन का, एंड अनियन प्रोडक्शन आपका रहेगा 242.44 लाख टन का फाइनेंशियल ईयर 2024 में। फाइन।
Next is name the organization that has recently in September collaborated with the Indian Army and hosted two major events, जिसमें आता है आपका हिमड्रोनेथन एंड हिमटेक 2024 इन लेह लद्दाख। तो इंडियन आर्मी ने कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके ये दोनों इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइज किए थे, होस्ट किए थे? इट इज FICCI, विच इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जिसके कारण प्रेसिडेंट कौन है? अनिश शाह। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका इसका न्यू दिल्ली में, एंड इसे 1927 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हिमड्रोनेथन की, जो आपका 17 से 18 सितंबर को हुआ था लेह लद्दाख में। यहाँ पे कि जो हमारा ड्रोन है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो बेसिकली हमने यहाँ पे एक डेमो देखा था कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में कैसे वर्क कर रहा है। तो इट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ एरियल, ग्राउंड, वाटर, अंडर वाटर ड्रोन्स इन अ हाई एल्टीट्यूड एरियाज। ठीक है, इस इवेंट का आपको समझ आया। अब इसमें आपके क्या क्या थीम्स थी? ISR ड्रोन, देन लॉइटर म्यूनिशन एंड कैमिकाजे ड्रोन्स, लॉजिस्टिक ड्रोन, स्वार्म ड्रोन्स, ये सारी आपकी इसमें थीम थी जिसपे बेस्ड आपका ये इवेंट रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज हिमटेक 2024। ये आपका 20 से 21 सितंबर को हुआ था। ठीक है, लेह लद्दाख में ही आपका हुआ था, और यहाँ पे बेसिकली शोकेस किया गया था इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन मेड टू परफॉर्म इन अ हाई एल्टीट्यूड एरियाज। और इसकी थीम्स क्या थी? जैसे ऑटोनोमस अनमैन्ड सिस्टम्स, ग्रीन एनर्जी, ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी, इक्विपमेंट सस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट डिस्पोजल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ये इसके थीम या एरियाज थे इस इवेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स इलेक्शन कमीशन हैज कंडक्टेड द इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन ड्यूरिंग इट्स पंचायत इलेक्शन इन सितंबर 2024। तो इनमें से कौन सा स्टेट इलेक्शन कमीशन है जिसने इंडिया का पहला पेपरलेस इलेक्शन करवाया है इनके पंचायत के जो इलेक्शन हुए थे वहां पे? तो इट इज योर मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के रोहता रतनपुर विलेज, जो आपका लोकेटेड है भोपाल में। ठीक है, वहां पे ये इलेक्शन आपके कंडक्ट कर गए थे, जो इंडिया के पहले पेपरलेस इलेक्शन हुए थे आपके पंचायत के इलेक्शन में। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को आपका जो है एज अ वोटर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिया गया था, एंड इसमें हमें 84% वोटर टर्नआउट जो है देखने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर यहाँ पे पेपरलेस इलेक्शन हो तो इससे बहुत फायदा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव WHO वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी। तो इनमें से कौन सा देश है जिसे WHO का वेरिफिकेशन मिला है एलिमिनेट करने के लिए लेप्रोसी को? क्योंकि यहाँ पे 2 डिकेड में कोई भी केस नहीं देखने को, मतलब कोई भी केस आया नहीं है लेप्रोसी का, इस वजह से जॉर्डन को WHO का वेरिफिकेशन मिला है एलिमिनेट करने के लिए लेप्रोसी को। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो जॉर्डन के आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं फेरिस इब्राहिम हेवारी, इनको ये आपका वेरिफिकेशन दिया गया है WHO द्वारा। WHO के रिप्रेजेंटेटिव टू जॉर्डन है जिनका नाम है जमेला अल रबिया, इन्होंने ये वेरिफिकेशन इनको दिया था। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडिया का कौन सा टारगेट ईयर है, जब इंडिया मतलब इंडिया का कौन सा ईयर एज अ टारगेट ईयर हमने लिया है टू एंड दी लेप्रोसी? इट इज योर 2027। ठीक है, 2027 हमारा टारगेट है लेप्रोसी को खत्म करने का। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि WHO का टारगेट ईयर क्या है टू एंड दी लेप्रोसी। फाइन। अब लेप्रोसी जो है कौन सी बैक्टीरिया से होता है? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। माइको बैक्टीरियम लेपर द्वारा ये होता है। और जो लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है इसके लिए WHO ने 3 ड्रग जो है वो आपको बताए हुए हैं। एक है का डेप्सोन, रिफेम्पेनिक पेसन, नेक्स्ट आ जाता है क्लोफाजिमिन। इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, बट ये 3 ड्रग्स जो हैं वो WHO द्वारा रिकमेंड किए गए हैं फॉर दिस लेप्रोसी ट्रीटमेंट। ओके, WHO की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, DG इसके कौन है? टेड्रोस एडनम गेब्रेस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट है इन सितंबर 2024 इंडियन डेलीगेशन लीड बाय Arunish Chawla, Secretary of Ministry of Culture, participated in the special session of G7 Ministers meeting on culture that was held in Dash। तो ये आपकी जो G7 की स्पेशल सेशन हुआ था, G7 Ministers मीटिंग, ये कहाँ पे हुई थी? ये आपकी इटली में हुई थी, नेपल्स इटली में ये आपकी हुई थी। ये क्लियर है। अब इस सेशन के दौरान नेपल स्टेटमेंट जो है वो साइन किया गया था ऑन अ कल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका एंड द वर्ल्ड, किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए कल्चर एज अ ड्राइवर ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अफ्रीका।
इसके अलावा अदर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कौन से देखने को मिले थे आपको? कल्चर लीडर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, यूके, यूएसए, अलॉन्ग विद योर यूनेस्को, आईसीसी, आरओएम एंड योर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ये सारे आपके यहाँ पे अदर पार्टिसिपेंट्स है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की इंडियन एम्बेसडर टू इटली कौन है? इनको 2023 में अपॉइंट किया गया था। इनका नाम है वानी राव। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज कोलैबोरेटेड विद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बाय 2026। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, आईटी कंपनी है, जिसने कोलैबोरेशन किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ और ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स बाय 2026? तो इट इज योर टीसीएस। कौन सी कंपनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कोलैबोरेशन किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसके साथ आपको नोट करने हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके खास प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो आपका है जो ढोलेरा गुजरात का है, जिसकी आपके कॉस्ट क्या है? $11 बिलियन। ग्रीनफील्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका ये है। ठीक है, किसकी पार्टनरशिप में ये आपका चल रहा है? तो ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के पार्टनरशिप में ये प्रोडक्शन यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है असम का, ये आपका फैसिलिटी है, प्रोजेक्ट है। $3.26 बिलियन की फैसिलिटी है, प्रोजेक्ट आपका है जो असम में है और इसका मेन फोकस क्या है? चिप असेंबल करने का। ठीक है, चिप असेंबली एंड टेस्टिंग का काम यहाँ पे है बेसिकली। और इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव इट्स फर्स्ट चिप रेडी बाय या तो 2025 के अंत तक या फिर इन द स्टार्टिंग ऑफ 2026। ओके, नेक्स्ट इज हु टुक ओथ एज एथ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के आपके एथ चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? आप सभी को पता है, इट इज योर अतिशी मार्लेना सिंह। ठीक है, इनका नाम है अतिशी और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अरविंद केजरीवाल को, जो 7th सीएम थे दिल्ली के। इसके अलावा नोट करना है, शी इज द 3rd वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली आफ्टर शीला दीक्षित एंड सुषमा स्वराज। इसके अलावा गवर्नर पूछे जा सकते हैं आपके दिल्ली के, तो इनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इनका नाम है अनुरा कुमारा दिस्यांके। ठीक है, आंसर इज और ऑप्शन नंबर ई। और ये जो है 9th प्रेसिडेंट बने हैं आपके श्रीलंका के। फाइन, नाउ नेक्स्ट, इंटरनेशनल और नेशनल डेज। 21 सितंबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या पीस डे जो है वो ऑब्जर्व किया था, जिसका थीम था कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। और इसका 25th एडिशन जो है इस साल हमने 2024 में ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एल्जाइमर डे। ये भी आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है और सितंबर मंथ को हम वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ भी आपका जो है मनाते हैं। और इस बार इसकी टैगलाइन आपकी थी, टाइम टू एक्ट ऑन डेमेंटिया, टाइम टू एक्ट ऑन एल्जाइमर। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड रिवर डे। ये हमने ऑब्जर्व किया था 22 सितंबर को, जिसको 4th संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है एनुअली। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड राइनो डे। इसको हम मनाते हैं 22 सितंबर को। और यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, IUCN जो है, इनकी जो रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीशीज की, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो ब्लैक राइनो है ये कौन सी लिस्ट में आते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में। व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो आपके वनरेबल जो है कैटेगरी में आते हैं, जो इंडिया, नेपाल और भूटान के आपके जो एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।